हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज पुलकित शर्मा। लास्ट लेक्चर में हमने विद्युत बल रेखाएं मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें आपको उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था कि प्रॉपर्टीज उसकी क्या क्या होती हैं, वो आपस में क्यों नहीं काटती, वो धनात्मक से स्टार्ट होकर ऋणात्मक में खत्म होती हैं, खुले वक्र की होती हैं। ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में की थी। लास्ट कल लेक्चर इसलिए अपलोड नहीं हो पाया, थोड़ी सी तबीयत डाउन है, फीवर हो चुका था, आज भी फीवर है, बट मैंने कहा बच्चों का लॉस होगा तो मैंने आज क्लास ली है। तो थोड़ी क्लास लेट हो गई, फीवर भी मॉर्निंग में उतरा नहीं था, देन मैंने अभी क्लास इसलिए थोड़ा सा लेट कर दिया। आज का जो सेशन रखेंगे हम वो रखेंगे न्यूमेरिकल का सेशन। जो भी हमने जहाँ तक हमने टॉपिक करे हैं वहाँ तक न्यूमेरिकल करेंगे, और आज एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स का क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है वो आपको मैं बताता हूं जी, क्या होता है विद्युत फ्लक्स। हेडिंग डालते हैं पहले। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत फ्लक्स क्या होता है कि जैसे हमने बोला कि रोशनदान होता है, रोशनदान मतलब हम जहां से हमारी हवा क्रॉसिंग होती है, हवा पास होती है, तो हमने क्या बोला, उससे हवा पास हो रही है, तो आपने क्या बोला कि अगर रोशनदान को थोड़ा और बड़ा कर दें तो हम क्या बोलेंगे कि उसमें से हवा ज्यादा पास होनी स्टार्ट हो जाएगी। आप बोलोगे यस सर। आप बोलोगे सर इसको और बड़ा कर दो तो ज्यादा हवा पास होनी स्टार्ट हो जाएगी। आप बोलोगे यस सर। तो मतलब मैंने क्या बोला कि उस रोशनदान को जो है, उस रोशनदान का मैंने क्या बढ़ाया, मैंने एरिया बढ़ाना स्टार्ट किया। तो मैंने एरिया बढ़ाया तो क्या हुआ, उसमें जो इसकी जो हवा है मतलब जो विंड है वो क्या हुई, ज्यादा पास होनी स्टार्ट हुई। तो आपने बोला कि हवा का रिलेशन किसके साथ है, उसके एरिया के साथ है। तो वैसे ही विद्युत फ्लक्स क्या होता है, हम बोलते हैं कि अगर फ्लक्स के एरिया में, मतलब हम बोलते हैं विद्युत फ्लक्स के एरिया में या विद्युत क्षेत्र में स्थित, ऐसे लिख देते हैं, विद्युत क्षेत्र में स्थित अभिलंबवत विद्युत बल रेखाओं का किसी क्षेत्रफल में निकलना। हमारी लोकल लैंग्वेज में बात करेंगे तो हम ये बोलेंगे कि किसी भी अभिलंबित विद्युत बल रेखाएं हैं जो वो किसी क्षेत्रफल से क्या करती हैं, गुजरती हैं, या निकलना है गुजरती हैं, ऐसा लिखो तो ज्यादा सही रहेगा। तो हमने क्या बोला कि जिसमें विद्युत बल रेखाएं क्या है, विद्युत बल रेखाएं क्या है, अभिलंबित किसी क्षेत्रफल मतलब किसी एरिया में निकलती हैं, वो उसका क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो मैं आपको छोटा सा बताऊंगा कि जैसे मान लो कि ये एरिया है, ये एरिया है, इसमें से अभिलंबित मैंने क्या निकालनी है, विद्युत बल रेखाएं निकालनी है। तो विद्युत बल रेखाएं निकालनी है तो वो उसका क्या आएगा, विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। अब मान लो कि ये एरिया ऐसा है, मतलब ये क्या है, ऐसी सरफेस है, इसमें मैंने ऐसे निकाल दी। अगर इस सरफेस को मैं ऐसे रख दूंगा तो क्या होगा, ये ऐसे निकलनी स्टार्ट होगी, इसके बीच में से नहीं निकलेगी। मान लो ये डस्टर है, ये डस्टर है। अब डस्टर का ये वाला पार्ट है, ये पार्ट क्या है, ये पार्ट खुला है और इसके आर पार हर चीज निकलनी स्टार्ट होगी, मतलब हवा निकलनी स्टार्ट होगी। अब इसको मैं ऐसे कर दूंगा तो क्या निकल पाएगी क्या, तो आप बोलोगे सर नहीं निकल पाएगी। तो मैंने क्या किया, उस चीज को हमने चेंज किया, उसके एंगल को चेंज किया। तो इससे क्या पता लगता है कि अगर हम कोण को बदलते हैं तो विद्युत फ्लक्स में चेंज आता है या नहीं आता। तो बिल्कुल बोलेंगे जब भी हम कोण को बदलेंगे तो उसके विद्युत फ्लक्स में क्या आएगा, चेंज आएगा। तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे, ये समझ आ गई, विद्युत क्षेत्र में स्थित अभिलंबित विद्युत बल रेखाएं का किसी क्षेत्रफल में गुजरना। ठीक है जी। अब इसके लिए हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए, फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए। डॉट प्रोडक्ट के लिए हम बोलेंगे और फ्लक्स के लिए हम बोलेंगे फ्लक्स एक अदिश राशि है। तो फाई बराबर में क्या आएगा, ई डी ए कॉस थीटा। फाई बराबर में क्या आएगा, ई डी ए कॉस थीटा। तो ये क्या आएगा, विद्युत
फ्लक्स बराबर में ई क्या होगा, विद्युत क्षेत्र, ये क्या आएगा क्षेत्रफल, और ये क्या आ जाएगा कोण। अब कहने का मतलब क्या हुआ, क्या बोला गया कि किसी भी एरिया में से विद्युत क्षेत्र मतलब विद्युत बल रेखाएं जो निकलेंगी वो क्या कहलाएगा, उसके कोण पे भी निर्भर करेगा। तो हमने ये बोला कि अगर थीटा का मान 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री ले लिया जाए तो क्या होगा, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos थीटा मतलब 0 डिग्री क्या होगा 1, cos थीटा 90 डिग्री क्या होगा 0, cos थीटा 180 डिग्री क्या होगा -1। तो हम क्या बोलेंगे कि थीटा का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा E.dA, अगर थीटा का वैल्यू हम 90 पुट करेंगे तो क्या आएगा 0, और थीटा का वैल्यू 180 डिग्री पुट करेंगे तो माइनस क्या आएगा E.dA। कई जगह में आपको -EA भी लिख सकते हैं। तो DA का मतलब भी क्या है, स्मॉल एरिया में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या लिख देंगे d5 की बात कर देंगे। अगर आपको यहाँ d5 लिखता है तो भी कोई चक्कर नहीं पड़ता, अगर इसका इंटीग्रेट कर दोगे तो 5 के रिस्पेक्ट में हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं बनता। मैं आपको बताने के लिए बताया, बुक्स में अलग अलग दिया होता है तो आपको दोनों चीजें बता दे ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना आए। क्लियर है। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित अभिलंबित विद्युत बल रेखाएं का किसी क्षेत्रफल से गुजरना क्या कहलाता है, उसका विद्युत फ्लक्स कहलाता है। ठीक है। अब देखो जी वापस बता देता हूं एक बार, फिर आप उतार लेना इसको। किसी भी रोशनदान को ले लो, उस रोशनदान को हम जितना बड़ा करता जाएंगे उसके बीच में से निकलने वाली हवा जो होती है, विंड होती है, वो उतनी ज्यादा होती जाएगी। बात समझ आ रही है। तो वैसे ही हमने क्या बोला, एरिया को बदलते जाओगे तो वो क्या होगा, एरिया को बदलते जाओगे तो क्या होगा, उसमें से निकलने वाली हवा की वैल्यू क्या होगी, बल रेखाओं की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूं। डायग्राम कैसे बनेगा, यहां बनाते हैं जी। मान लो कि इसको हमने ये बल रेखाएं निकाल दी, ये बल रेखाएं हैं। ठीक है। ये कुछ एरिया है जो इसके साथ थीटा एंगल बनाता है। ठीक है, थीटा एंगल बनाता है। अब देखो जी, इस एरिया को मैंने ऐसे टेढ़ा कर दिया, टेढ़ा कर दिया तो क्या होगा, ये एंगल तो ये एंगल थीटा, तो इसका बेस क्या बन जाएगा a cos थीटा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अगर d फाई लिखना चाहेंगे और फाई लिखना चाहेंगे तो क्या आएगा E a cos थीटा, ये भी लिख सकते हैं E a cos थीटा। समझो बात को, ये क्या था, पूरा एरिया था जो कि इस एंगल को हमने क्या कर दिया, इस एंगल को हमने ऐसा था तो ऐसे कर दिया, तो इसको हमने टेढ़ा किया तो ये क्या हुआ, जो थीटा एंगल बना है वो कितना बन गया a cos थीटा। क्यों बन गया, हम देखते हैं कि अगर हम थीटा को ऐसे लेते हैं, मतलब मान लो कुछ थीटा ऐसे लेते हैं तो ये क्या बनता है a cos थीटा, और ये क्या बनता है a sin थीटा। बात समझ आई कि नहीं आई, 11वीं में पढ़ के आ चुके हैं ये वाली बात। तो a cos थीटा a sin थीटा, थीटा के साथ वाला क्या होता है cos थीटा, और थीटा के साइड वाला क्या होता है sin थीटा होता है। बात समझ आई। तो फाई इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं E a cos थीटा, इसको आप क्या लिख दो d फाई। स्मॉल फ्लक्स में चेंज मतलब छोटा फ्लक्स में चेंज तो छोटा एरिया लेंगे, d फाई का मतलब स्मॉल फ्लक्स तो स्मॉल एरिया में चेंज। तो फाई बराबर में, अगर थीटा बराबर में 90 डिग्री, 0 डिग्री और 180 डिग्री, तीन वैल्यू हमने ले ली, ये वैल्यू हमने भी बात कर चुके हैं। उतारना चाह रहे हो, उतारो जी। फ्लक्स एक अदिश राशि होती है, ये आपको याद रहना चाहिए जी। उतारो जी। फिर हम ये इस टॉपिक के बाद इसी पे हम न्यूमेरिकल करेंगे, और इससे जो पिछले हमने बात की है उस पे हम न्यूमेरिकल कवर करेंगे। इसको उतारो जी। पहले ये डायग्राम आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, कोई चक्कर नहीं, कि तो आपको बताने के लिए बताया था। उतारो जी। इसी तरह मैं न्यूमेरिकल निकालता हूं ताकि आपको करवा सके। ये हमने देसी लैंग्वेज में बात की है ताकि हमें समझ आ सके कि किसी भी एरिया के अंदर अभिलंबित क्षेत्रफल में विद्युत बल रेखाओं का निकलना क्या कहलाता है, गुजरना क्या कहलाता है, उसका विद्युत फ्लक्स कहलाता है। डी फाई बराबर में E डॉट डी ए, डी फाई बराबर में E डी ए cos थीटा, तो फाई बराबर इंटीग्रेट कर देंगे तो E ए cos थीटा। क्लियर है, कोई चक्कर नहीं। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हो, कोई मतलब नहीं है उससे। डी ए का मतलब समझ आना चाहिए कि वो होता है क्षेत्रफल उसका। ठीक है, L इंटू बी। ठीक है,
इरेज करो। अच्छा जी, अब जो मेन बात है वो बात क्या है कि न्यूमेरिकल्स का मतलब होता है कि आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए या क्लियर कर देंगे। तो दोनों चीजें हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट आपके कवर होने चाहिए, और जो आपको न्यूमेरिकल होता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। आपको न्यूमेरिकल ऊपर दिखता जाएगा, नीचे दिखता जाएगा, आपको स्क्रीन पर चेक करते रहना। आपका काम होगा कि न्यूमेरिकल को पॉज करके आप खुद से करेंगे और मैं उसका सॉल्यूशन करवाऊंगा। अगर आपको नहीं आता सॉल्यूशन तो मैं करवाऊंगा, ठीक है। जो मल्टीप्लाई डिवाइड होगा वो शायद आपको करना पड़े, बाकी अगर बड़ा होगा तो नॉर्मल तो मैं करवा ही दूंगा, ठीक है। और आपका काम होगा उसको पॉज करके आराम से आपको देखना है, क्लियर है, और आपको करके देखना है। नहीं आएगा तो सॉल्यूशन तो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो सारे साथ साथ में हम सभी क्या करेंगे, सारे के सारे हम न्यूमेरिकल कवर करेंगे और उसके साथ साथ थोड़े कॉन्सेप्ट भी देखते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं जी। पहला न्यूमेरिकल मैं बोल रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर चेक करना, आपको स्क्रीन पर दिखेगा जी। स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है जी, समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे पर 2 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं। समान परिमाण के दो आवेश, सबसे पहले न्यूमेरिकल का फंडा क्या होता है, न्यूमेरिकल की लैंग्वेज जो होती है उस लैंग्वेज को अगर आपने समझ लिया, अगर उस आपको लैंग्वेज को आपने समझ लिया, उसकी भाषा को आपने समझ लिया, तो आपका आधा न्यूमेरिकल तो वैसे ही कवर हो जाएगा। अगर आपको उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आई तो आपका न्यूमेरिकल आधा क्या पूरा ही नहीं होगा। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल्स को 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, 4 बार पढ़े। अगर आपने 4 बार घर पर पढ़ा है ना, तो ये तो फिक्स है कि आपको पेपर में वो आधी बार भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। आधी बार का मतलब एक बार पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा, तो पढ़ने की स्पीड वहां पर तेज हो जाएगी, यहां पे 4 बार पढ़ोगे तो। क्लियर है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे पर 2 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं। उनके बीच की दूरी 0.5 मीटर कम कर देने पर उनके बीच में 18 न्यूटन बल हो जाता है। तो दो कंडीशन बन जाती हैं। हमने कॉलम्स लॉ के बारे में पढ़ा हुआ है, F बराबर में K(Q1 Q2) अपॉन R²। ये बात हमने पढ़ी हुई है। ये फोर्स की बात करता है, मतलब कूलाम का नियम की बात करता है। ये किसकी बात करता है, कूलाम के नियम की बात करता है। तो हमने क्या पढ़ा है, फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है वो, F बराबर में K(Q1 Q2) अपॉन R²। तो वो बोल रहा है दोनों आवेश क्या है, बराबर हैं, और जब दोनों आवेश बराबर होते हैं तो क्या होता है, तब R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू कितनी है, दो आवेश 2 न्यूटन का बल, R की वैल्यू कोई चेंज नहीं है, तो R की रहेगी, ठीक है। ये हमारी बन गई पहली इक्वेशन। बात समझ आ रही है, दिख भी रहा होगा। अच्छा, दूसरी इक्वेशन बोल रहा है कि अगर R की वैल्यू को 0.5 मीटर कम कर दिया जाए, हाँ R की वैल्यू को 0.5 मीटर कम कर दिया जाए तो क्या होगा, तो होगा R माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। बात समझ आ रही है। तो बोल रहा है फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 न्यूटन। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा काम करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, समीकरण 1 अपॉन समीकरण 2। बात समझ आ गई। तो हम क्या करेंगे, 2/18 KQ² अपॉन R² KQ² अपॉन R माइनस 0.5 का स्क्वायर। बात समझ आ गई। काटेंगे, ये ऊपर जाएगा, ये आएगा 1/9, ये कितना आ जाएगा R माइनस 0.5 अपॉन R का स्क्वायर, और इसको हम पूरे को होल स्क्वायर ले सकते हैं, कोई चक्कर तो नहीं, दोनों का स्क्वायर है। तो दोनों साइड क्या कर दिया हमने, वर्गमूल कर दिया। वर्गमूल कर दिया तो क्या आएगा, इसका क्या आ जाएगा 1/3 प्लस माइनस का 1/3 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा R माइनस 0.5
अपॉन आर। क्लियर बात। तो आर बराबर में कितना आ जाएगा 3r माइनस 5 × 15 1.5। तो 1.5 बराबर में कितना आ जाएगा 2r और r बराबर में क्या आ जाएगा r बराबर में क्या आ जाएगा 0.75। ये जब हमने धनावेश लिया, मतलब दो वैल्यू वर्गमूल का प्लस माइनस हो रहा था ना, तो हमने जब प्लस लिया था 1/3 प्लस का लिया था तब r की वैल्यू कितनी आई थी 0.75। तो एक बात ध्यान रखना जी, r की वैल्यू जो है, r की जो वैल्यू है वो 0.5 से तो बड़ी आएगी, ये बात तो फिक्स्ड है। ठीक है, तो हमारी कितनी आ गई 0.75 आ गई। अभी हमने धनावेश मतलब धनात्मक लिया था, जब हमने धनात्मक चिन्ह लिया, ऐसे धनावेश ने धनात्मक चिन्ह बोल तो सही रहेगा। तो अब धनात्मक, अब ऋणात्मक लेके देखें। अच्छा जी देखते हैं जी, ऋणात्मक लेके देखेंगे तो -1/3 r माइनस 0.5 अपॉन r। तो माइनस r बराबर में 3r माइनस 1.5। तो ये कितना आ जाएगा -4r माइनस 1.5। तो कितना आएगा 1.5 अपॉन 40। इसको लिखेंगे 1.5 अपॉन 4 हटाया 40। तो काटो जी, कितना आएगा 5 × 15 5 × 8 40, 5 × 25 5 45 5 40। ठीक है, तो कितना आएगा 0.8 8 × 24 8 कितना आ गया 30 आ गया, 8 × 24 0.3 कुछ आएगा। तो 0.3 कुछ आएगा तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल क्या होगा, ये आएगा, क्योंकि 0.5 से कम आ रहा है ये, तो ऋणावेश तो ले नहीं सकते। 0.5 से कम आएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू तो हम क्या करेंगे नेग्लेक्ट करेंगे। तो जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी पॉजिटिव में आएगी। तो r की वैल्यू किस में लेंगे 0.75 बराबर में, r बराबर में कितना आएगा 0.75। ठीक है जी, तो यहाँ तक उतारो, उसके बाद इसका सेकंड जो पार्ट है वो हम कवर करते हैं। ये तो उतार लिया होगा ना। बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हम जो है न्यूमेरिकल वाले दिन जो होंगे उस दिन हम न्यूमेरिकल आपके साथ बड़े आराम से और बड़ी तसल्ली से करेंगे, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाया करेगा। तो वीडियो बड़ी हो जाएगा मतलब ये नहीं वो वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है। अगर आप बराबर क्लास लोगे तो आपको वीडियो अच्छी लगेगी और रेगुलर काम होगा। उतारो जी। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। अगला मतलब जो इसका सेकंड पार्ट है वो चेक करते हैं जी। उसमें क्या बोल रहा है ये, मार्कर चेंज कर देता हूं। अच्छा जी, इसमें बोल रहा है कि आवेशों, अच्छा इसने बोल रहा है सेकंड पार्ट बोल रहा है कि प्रत्येक आवेश का परिमाण को आप बताएं। तो आपने कुछ नहीं करना, परिमाण को बताने के लिए हमने क्या करना है, जो KQ² अपॉन R² है, R का वैल्यू कितना आएगा 0.75 का स्क्वायर। पहले के लिए हमने वैल्यू क्या ली थी, पहले के लिए हमने वैल्यू ली थी 2। तो Q² बराबर में क्या आएगा 2 × 0.75 × 0.75 अपॉन K। K का मतलब क्या हो गया 1/4πε0। क्लियर है, तो उसको 9 × 10⁻9 लिख लोगे। ठीक है, इससे क्या निकाल लोगे Q का स्क्वायर निकाल लोगे फर्स्ट पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे 0.18 है कि कितना है, सेकंड पार्ट के लिए कितना वैल्यू है 18 न्यूटन है। तो इससे Q का वैल्यू निकालोगे तो क्या उससे जल्दी करोगे, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। अगर आएगी तो मैं बता दूंगा, तो इसको करके देख लेना आप। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन करवाएं। उतारो जी, आओ जी उतारो जी। अगला क्वेश्चन है जी, अरे अब तो सिंपल सा तो है, इसकी वैल्यू तो रखनी है यार, 9 × 10⁻9 रखनी है। ठीक है, तो 2 और 2 4 आ जाएगा, तो 75 × 75 × 10⁻12 2 से काट दो, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना है और कुछ तो करना नहीं। ठीक है जी, इरेज कर दूं, ये तो उतार लिया होगा। न्यूमेरिकल स्टार्ट होने से पहले ही बोल दिया था मैंने कि जो बड़ी हमारी जो क्या होगी
मल्टीप्लाई होंगे वो आपको खुद करने पड़ेंगे, क्योंकि बड़े मल्टीप्लाई करने बैठ गए तो समय बचेगा आपका, समय लगेगा आपका, तो समय को हमें बचाना है और उस समय को बचाते हुए हमने और न्यूमेरिकल करने हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करें नेक्स्ट न्यूमेरिकल। स्टार्ट करते हैं जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है हमारा, विद्युत आवेश Q को दो भागों Q1 में Q2 में विभक्त करके परस्पर r दूरी पर रखा जाता है। मतलब दो भागों में विभक्त करके मतलब हो गया कि अगर Q1 प्लस Q2 को हम Q बोलते हैं तो उसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। तो वो बोला है कि इनके दोनों आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल अधिकतम होने की स्थिति में Q1 में Q2 का मान क्या होगा। तो आप ध्यान रखना जी, जब भी प्रतिकर्षण की स्थिति आएगी तो आप ध्यान रखना डिफरेंशिएशन ऑफ dF अपॉन dQ1 की वैल्यू हमेशा 0 होगी, या प्रतिकर्षण बल की कंडीशन बोल सकते हैं ये। ठीक है जी, वापस पढ़ते हैं। विद्युत आवेश Q को दो भागों Q1 में Q2 में विभक्त करके परस्पर r दूरी पर रखा जाता है। तो उसने बोला है कि दोनों आवेशों Q1 में Q2 के मध्य प्रतिकर्षण बल अधिकतम होने की स्थिति में Q1 में Q2 का मान बताइए। तो मैं स्टार्ट करता हूं जी। जब उसने बोला है, ये कंडीशन उसने हमें दिया है, इसको बोल देंगे गिवन है। ठीक है, गिवन है। तो अगर हम बोले कि Q1 की वैल्यू है तो क्या आएगा, Q माइनस Q2। क्लियर है। अच्छा, अब हमने क्या देखा, F बराबर में K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो हम क्या देखेंगे, K Q माइनस Q2 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर इक्वल्स टू F। ये बात समझ आ रही है आपको? क्वेश्चन को वापस पढ़ना चाहोगे तो मैं बता देता हूं। उसने बोला है Q1 में Q2 का मान अगर Q हो तो आप बताइए, उसने बोला है आप बताइए कि दोनों आवेश Q व Q2 के मध्य प्रतिकर्षण बल अधिकतम होने की स्थिति में Q1 व Q2 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, Q1 का Q अगर प्रतिकर्षण बल अधिकतम की बात करेगा तो लिखेंगे प्रतिकर्षण बल अधिकतम के लिए क्या बोलेंगे, dF अपॉन dQ इक्वल्स टू क्या आएगा, एक कंडीशन होती है प्रतिकर्षण बल अधिकतम के लिए, dF अपॉन dQ2 बराबर में क्या आएगा, 0 आएगा। तो d अपॉन dQ2 F की वैल्यू पुट करेंगे, वो क्या आएगा, KQ माइनस Q2 अपॉन R स्क्वायर बराबर 0। अलग अलग कर सकते हैं जी, कर लो जी। d अपॉन डी Q2 K Q2 अपॉन R स्क्वायर माइनस d अपॉन डी Q2 K Q2 स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर बराबर में 0। कोई बुराई वाली बात नहीं है जी, क्योंकि हमने माइनस को बीच में रख दिया। K Q2 का स्क्वायर K Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है जी, 1 अपॉन R स्क्वायर को हम बाहर निकाल लेते हैं, K को भी बाहर निकाल लेते हैं, Q को भी बाहर निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q2 1 आ जाएगी। ठीक है जी, अगर इसको भेजते हैं K अपॉन R स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचता है, 2Q2 बराबर में 0। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई। इसके बाद वापस समझा दो अगर नहीं समझ आई तो। अच्छा जी, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, K अपॉन R स्क्वायर Q माइनस 2Q2 बराबर में 0। क्लियर बात, 0 में भेजो जी इसको, इन दोनों को 0 में भेज दिया। 0 में भेजने के बाद क्या आएगा, Q बराबर में Q2, तो Q2 बराबर में क्या आ जाएगा, Q अपॉन 2। ठीक है जी, Q2 बराबर में Q अपॉन 2 आ गया। तो Q2 का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, देन
ऐसे लिखो, Q2 का मान रखने पर, तो क्या आएगा, Q2 का मान रखेंगे तो Q1 का मान क्या आ जाएगा, Q1 बराबर में क्या आ जाएगा, Q माइनस क्यू अपॉन टू, 2Q माइनस क्यू अपॉन टू कितना आ जाएगा, Q/2। तो Q1 का वैल्यू भी कितना आ गया, Q/2, Q2 का वैल्यू भी क्या आएगा, Q/2। क्लियर बात, उतारो जी, वापिस समझेंगे, एक बार उतारो उसके बाद वापिस समझेंगे इसको। उतार लिए जी, समझाऊंगा वापिस, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं फिर वापिस से आपको मैं समझाता हूँ जी, ठीक है जी, क्लियर बात। अच्छा, विद्युत आवेश Q को दो भागों Q1 व Q2 में विभक्त करके परस्पर r दूरी पर रखा जाता है। Q1 और Q2 को दो भागों में विभक्त करके Q में परस्पर r दूरी पर रखा जाता है। दोनों आवेश Q1 व Q2 के मध्य प्रतिकर्षण बल अधिकतम की कंडीशन ये होती है, जिस बल को आप रख रहे हो, मतलब Q1 को रख रहे हो तो आपका Q2 की क्वांटिटी आई है तो Q2 को रखोगे, अगर आपके पास Q1 की क्वांटिटी आती तो यहाँ पे क्या रखते, dQ1 रखते। क्लियर बात, ठीक है जी। उसके बाद क्या किया, क्योंकि F की वैल्यू पुट करी है dF/dQ, तो Q माइनस Q2 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो KQ Q2 अपॉन आर स्क्वायर माइनस KQ स्क्वायर अपॉन dQ2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर, तो KQ को हमने बाहर निकाल लिया, आर स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, Q2 dQ2 अपॉन dQ2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, Q स्क्वायर था तो 2Q2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको हमने क्या कर दिया, 0 में भेज दिया, तो Q माइनस 2Q2 बराबर में इसी प्लस का आ जाएगा, तो Q2 बराबर में क्या आ जाएगा, Q अपॉन 2 आ जाएगा। तो Q2 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, Q2 का मान रखने पर, मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, Q1 बराबर में Q माइनस Q2, एक में से आधा गया, कितना बचेगा, आधा बचेगा। क्लियर बात, उतारो जी, उतार लिया होगा, इरेज करना चाहिए उसको। क्लियर बात, अच्छा जी। ये हमने कूलाम नियम पे न्यूमेरिकल कवर करें, आगे के न्यूमेरिकल में आपको करवाता हूँ जी, स्टार्ट करवाता हूँ जी। हाँ, स्टार्ट करते हैं जी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको दिख रहा होगा, दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 2 आर्मस्ट्रॉन्ग की दूरी पर स्थित है, एक प्रोटॉन उनके बीच की दूरी के मध्य बिंदु पर रखा गया है। मध्य बिंदु पर ध्यान रखना चाहिए क्या बोलना चाह रहा है वो, ठीक है। तो उसने बोला है प्रत्येक कण पर परिणमित बल का व्याकरण कीजिए। वापिस बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लो, उसके बाद हम इस पर डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं होता, क्वेश्चन की चीज़ें समझ जाओगे तो क्वेश्चन बिल्कुल छोटा हो जाता है। अच्छा, वापिस बोलते हैं, उसने बोला है कि दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 2 आर्मस्ट्रॉन्ग की दूरी पर पड़ा है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे ताकि आपको समझ आए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। वो बोल रहा है 2 इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच में एक प्रोटॉन को रख दिया जो कितनी दूरी पर है, 2 आर्मस्ट्रॉन्ग की दूरी पर है। क्लियर बात, अगर हम, और उसने ये बोला है बिल्कुल मध्य बिंदु पर रखते हैं। मध्य बिंदु का मतलब क्या हो गया, एक आर्मस्ट्रॉन्ग और एक आर्मस्ट्रॉन्ग, बात समझ आई। तो एक आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हो गया, 10 की पावर माइनस 10 मीटर, बात समझ आई। तो अगर हमें चार्ज का वैल्यू फाइंड करना है
तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो इसके साथ जो रिलेशन बनेगा और एक इसके साथ जो रिलेशन बनेगा। समझो ना बात को, कैसे बोलना चाह रहा हूं मैं बोलना चाह रहा हूं कि आवेश जो होता है वो आपस में क्या करते हैं, आपस में क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। तो एक बल तो कौन लगाएगा, प्लस ई और माइनस ई, मतलब एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, और एक किसके बीच में बंद होगा, रिलेशन किसके बीच में होगा, रिश्ता किसके बीच में होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो दोनों बलों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो टोटल बल को निकाल पाऊंगा मैं, ठीक है निकाल पाऊंगा सर। अब अगर मैं बोलना चाहूंगा कि इसके लिए मैं दूरी कितनी लूंगा, आर स्क्वायर, इसके लिए कितनी लूंगा, 2r स्क्वायर। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है। अब 2r स्क्वायर क्यों लूंगा, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, 2 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इसको मैं आर आर अगर बोलूं तो ये कितना हो गया, 2r, मतलब एक आर किसके बराबर है, 10 की पावर माइनस 10 के तो बराबर हो गया ना। समझ आ गई बात मेरे हिसाब से। क्वेश्चन वापस पढ़ लेंगे, पहले मैं थोड़ी सी सिमेट्री बनाता हूं उसकी ताकि आपको समझ आ सके। F बराबर में K माइनस का i प्लस का i अपॉन आर स्क्वायर, माइनस का i प्लस का i अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच में आर आर डिस्टेंस हो जाएगी, कोई बुराई वाली बात नहीं। अच्छा दूसरा क्या हो जाएगा, K माइनस का i अपॉन 2r का स्क्वायर, कोई बुराई वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्लस का i और माइनस के बीच में r दूरी और इनके बीच में r दूरी, और टोटल दूरी दोनों। एक बार एक के साथ बल लगा लिया, दूसरी बार दूसरे के साथ बल लगा लिया, तो हमने काम कर लिया। ठीक है जी, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसको लिखेंगे के ई स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। बात समझ आ रही है आपको। अच्छा जी, इसको लिख सकते हैं के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, ये पूरा का पूरा बार आ गया 1/4 माइनस 1। बात समझ आ रही है, 1/4 माइनस 1, तो क्या आएगा के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 1 माइनस 4 अपॉन 4, तो क्या लिखेंगे। अच्छा वैल्यू पुट करनी स्टार्ट करें जी, के की वैल्यू पुट करो जी 9 इंटू 10 की पावर 9, ई की वैल्यू पुट करो जी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इसको क्या लिखेंगे -3/4, -3/4 अपॉन आर की वैल्यू मैंने कितनी बोली थी, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब कितना था, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर। तो यहाँ पे कितना आएगा 10 की पावर माइनस 10 इंटू 10 की पावर माइनस 10। काट पीट करना चाह रहे हो, करना चाह रहे हो करो जी। यहाँ लिखते हैं वापिस से 9 इंटू 10 की पावर 9, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, माइनस पहले लगा दिया मैंने 3/4 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इंटू 10 की पावर माइनस 10। बात समझ आ रही है आपको। अच्छा जी, ये हो गए 10 की पावर 20, ये हो गई 10 की पावर 19, कितना बचा 10 की पावर माइनस 1, इसको ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा -9 इंटू 10 की पावर 10 इंटू 16 अपॉन 40 इंटू 3। ठीक है जी, ये बना 8, ये बना 20, ये बना 4, ये बना 10, ये बना 10 की पावर 9। तो कितना आ गया जी, 4 3 12, 12 में 8, 9 9, 108, 108 इंटू 10 की पावर 9, वो भी किसकी, माइनस की। फोर्स आया न्यूटन में। ठीक है जी, कहीं गलती तो नहीं कर दी, यहाँ पर चेक कर लेना जी, कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है मेरे साथ हर बार। 10 की पावर माइनस 19, 10 की पावर माइनस 20, काटा काटा काटा, 10 की पावर माइनस 1 ऊपर जाएगा 10 बन जाएगा। ठीक है जी, 16 को लिखा नीचे, 40 आया, 8 काटा, 20 काटा, 4 काटा, 10 काटा, 10 को काटा 9 आ गया, 4 3 12, 12 में 108, 108 10 की पावर 9। मेरे हिसाब से सही है जी, बिल्कुल वही माइनस का है जी। आप क्रॉस चेक कर लेना, आपको गलती लगे तो आप देख लेना जी। क्लियर बात।
ठीक है जी, उतारो जी। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं जी। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं जी। अब इसमें जाता हूँ, k माइनस ई प्लस ई अपॉन आर स्क्वेयर, पहला इंटरेक्शन इसके साथ करेंगे, दूसरा इंटरेक्शन खाली ई के साथ करेंगे। के ई स्क्वायर 1/4 माइनस 1, के ई स्क्वायर आर स्क्वायर 1 माइनस 4/4, के की वैल्यू 9 × 10 की पावर, ई स्क्वायर की वैल्यू 1.6 × 10 की पावर माइनस 19, एक ई की, दूसरे ई की वैल्यू रखो जी, दूसरे ई की वैल्यू भी तो आएगी साथ में जी इसके, वो कितनी आएगी, ये आएगी साथ में। क्लियर बात। इसके साथ एक और वैल्यू आएगी 1.6 × 10 की पावर माइनस 19, इसके साथ एक और वैल्यू आएगी 1.6 10 की पावर माइनस 19, और इसके साथ एक और वैल्यू आएगी 1.6 × 10 की पावर माइनस 19। क्लियर बात। अच्छा, कहीं और गलती तो नहीं करी। आर स्क्वायर 10 की पावर माइनस 10 × 10 की पावर माइनस 10, 9 × 10 की पावर 9, 1.6 × 10 की पावर माइनस 19, 1.6 10 की पावर माइनस 19, 3, 4 × 10 की पावर माइनस 10, 10 की पावर माइनस 10, 10 की पावर माइनस 1। चलो ये तो क्रॉस चेक कर लेना। अपने को तो फोर्थ जो वैल्यू आई है, जो आपकी वैल्यू आई है, यहाँ से आप इसके बाद आप क्या कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना जी। ठीक है जी, क्लियर बात, समझ आ रही है ना। 1.6 × 10 की पावर माइनस 19 हमने एक बार लिखा था, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है जी, तो 2 बार लिखना पड़ेगा ना बच्चा, तो एक बार लिखा तो हमारा ये आंसर आ गया, तो आपने क्या मल्टीप्लाई तो करना है। ये 9 और कितना आ गया जी, ये 10 आ गया माइनस का 16.0 काट के, बिल्कुल सिंपल सा रह गया, अब तो काट के नक्की करना काम। ठीक है जी, उतार लो जी, एक ही भूल गए थे जी अपने, उतारो जी। अगला क्वेश्चन करवाएं आपको, पहले मिटो देते हैं ना। आओ जी, चेक करते हैं जी आगे क्वेश्चन। आगे क्या गिवन है क्वेश्चन में, आगे क्वेश्चन में बोला गया है 20 माइक्रोकूलम्ब के समान आवेश x अक्ष पर 0, 2, 4, 8, 16 पर स्थित है। x बराबर 2 सेंटीमीटर पर स्थित आवेश पर परिनिमित बल ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात की हुई है कि जो Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 का जो वैल्यू है वो कितना गिवन है, 20 माइक्रोकूलम्ब। Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 का वैल्यू कितना है, 20 माइक्रोकूलम्ब या 20 × 10⁶ कूलम्ब। ठीक बात समझ आ गई। अच्छा, Q3, Q4, Q5 कितने हैं, 5 है कि 6 है, 5 है जी। 16 कितने गिवन है, Q1 की 0, 2, 4, 8, 16, 0, 2, 4, 8, 16। तो ये हमें डिस्टेंसेस गिवन है, मतलब हम बोलेंगे R गिवन है, वो कितना गिवन है, 2, 4, 8, 16। बात समझ आ गई। अब वो बोल रहा है, क्वेश्चन में बोला क्या है कि x बराबर 2 सेंटीमीटर पर स्थित आवेश की जो बल को परिनिमित बल ज्ञात कीजिए। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, अगर आपको इसके साथ पूछा गया है तो आपके पास बनने वाले बल की वैल्यू क्या होगी वो चेक करते हैं। F बराबर में एक तो होगी, F21 के कारण होगी
के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर। F23 के कारण होगी के Q2 Q3 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर। F24 के कारण होगी के Q2 Q4 अपॉन आर स्क्वायर। और F25 के कारण होगी के Q2 Q5 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मेरे को जरूर बताएं, क्योंकि ये मेन चीज है, इसके बिना कुछ काम नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि हमें टोटल फोर्स जो पूछा है वो Q2 के साथ पूछा है, तो टोटल फोर्स जो आएगा F21, F23, F24 और F25 फाइंड करना। समझ आई बात? तो हम क्या बोलेंगे के Q, अच्छा एक बात समझो जी, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 सभी की वैल्यू सेम ही तो है। तो अगर मैं इसको के Q स्क्वायर लिख दूं तो चल जाएगा? चल जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले मैं लिखता हूं, इसको मैं कॉमन निकाल लेता हूं सब में से। बात समझ आ गई? तो मैंने क्या निकाल लिया, के Q स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। क्यों निकाल लिया वापस बोल रहा हूं, क्योंकि 20 × 10⁻⁻6 सभी की वैल्यू सेम है, तो कॉमन आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात समझ आ गई? अच्छा अब देखो 1/r², इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 × 10⁻2 का स्क्वायर प्लस, अच्छा एक चीज और सबसे मेन चीज जो है, ये जो दूरी है ये x है और ये -x है। बात समझ आ गई? जो Q3 है वो माइनस की फॉर्म में है, तो इसके साथ x की दिशा पॉजिटिव में, ये -x में, ये भी -x में और ये भी -x में। ये बात समझ आनी चाहिए आपको, क्योंकि 3 2 4 2 5 2, समझ आई? मतलब 4 के कारण 2 पे, 5 के कारण 2 पे, मतलब लगने वाला बल है। 2 के लिए पूछा है ना, ठीक है जी, 2 के लिए पूछा है, तो हम क्या बोलेंगे कि इसकी जो डायरेक्शन है वो माइनस के x में है और इनकी डायरेक्शन जो है वो प्लस के x में है। ठीक समझ आई? ये x प्लस का हो जाएगा। अच्छा आगे 2 3 के लिए 1/2 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर, x माइनस की फॉर्म में, 1/4 के लिए, सॉरी 4 के लिए, इसके बीच में डिस्टेंस कितनी है, 6 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर और माइनस का x की फॉर्म में। अगला 16 में से 2 गए 14, 1/14 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर इंटू -x की फॉर्म में। अब देखो जी, जिन जिन बच्चों को समझ नहीं आया तो मैं समझा देता हूं जी। अच्छा ये 10⁻2 कॉमन आएगा तो 10⁻4 बन के आएगा, ठीक है, और इसमें 10⁻4 बन के आएगा। अगर आपको दिख रहा होगा तो ये तो आपस में कट ही जाएंगे प्लस और माइनस के। क्लियर बात समझ आ गई? क्लियर बात समझ आ गई? अच्छा 9 × 10⁻9 इंटू 20 × 10⁻6, 20 × 10⁻6 अपॉन में 10⁻4 हमने कॉमन निकाल लिया। ये उतारो जी यहां तक, उसके बाद आगे की प्रोसेस हम करते हैं। 1/36 प्लस 1/14 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 4, ठीक है। देखते हैं जो आप एक बार उतारो जी इसको। क्लियर बात? फिर अगला क्वेश्चन भी चेक करते हैं। वैसे तो कैलकुलेशन बड़ी होगी, आपको ही करनी पड़ेगी, फिर भी मैं करवाने की कोशिश करूंगा। अगला चलो ये कर लो पहले, फिर अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। आओ जी, ये कट फिट क्या, तो ये क्या आएगा 1/36 प्लस 14 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 चौक 16, 4 × 1 = 4 56, 4 1
196। बात समझ आ गई आपको? बात समझ आ गई आपको? अच्छा जी, अब मैं अगर मैं इसमें कुछ ऐसा काम कर दूं कि 36 में से निकाल दिया 4 निम 36 और ये आ गया 4 चौक 16 और 4 निम 36। अगर मैं इसमें से 4 निकाल दूं, मतलब 4 का डिवाइड कर दूं, तो क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? 4 निम 36 और ये कितना आएगा? 196। अगर इतना इसके बाद अगर आप एलसीएम करके कर लोगे तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो मैं करवा देता हूँ। इसके बाद कुछ नहीं है जी, 4 को आप इसमें से डिवाइड करके निकालोगे तो कितना आएगा? 1/9 और ये कितना आ जाएगा? 1/4 चौक 16, 4 निम 49 आ जाएगा। 9 + 49, ठीक है जी। उतारो जी, फिर बताता हूँ मैं आपको। जल्दी उतारो, फिर मैं आपको एक चीज समझाता हूँ उसमें से। अभी तो हमने बहुत क्वेश्चन करने हैं जी आगे, अभी तो बहुत क्वेश्चन करने हैं। आओ जी, काट पीट करें, पहले काट पीट करें। 6 और 6 12, 12 में से 4 गए, पीछे बचे 12 में से 4 गए, 8 बचे, 8 बचे तो ये नीचे जाएगा इसके, तो ये बचाएगा 10, ठीक है जी। 10 बचा, 2 दूनी 4, 4 इंटू 1 2 और 3 इंटू 9। क्लियर बात? तो कितना आएगा? 4 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 9, 1/36 + 1/196। बात समझ आई? बात समझ आई? 4 इंटू 10 की पावर 3, 9, 1/36, 1/196। उतारो जी। अब देखो जी आगे क्या करना है। आगे की कैलकुलेशन जी आप करना, बड़ी हो रही है। ये कैलकुलेशन आप कर लेना चाहिए। ठीक बात समझ आ गई? 4 कॉमन निकाल लोगे इसमें से। अगर 4 कॉमन निकालते हैं तो 1 + 9 चौक 36, 9 + 41, ठीक है। अगर 4 कॉमन निकालते हैं तो क्या आएगा? 1/9 चौक 36 + 4 चौक 16 41, 1/9 + 1/41, ठीक है जी। तो ये आपका क्या आ जाएगा? फोर्स आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने बैठ के तो बहुत लंबा हो जाएगा जी। इससे बढ़िया अगला क्वेश्चन आप आसानी से कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। हम करते हैं स्टार्ट। एक तेल की बूंद जिस पर 12 इलेक्ट्रॉन जितना आवेश, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल हमें बोल सकते हैं, वो कितने दिए हैं? 12 दिए हुए हैं।
स्थिर विद्युत क्षेत्र E की वैल्यू गिवन है 2.55 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर में संतुलित अवस्था में बनी रहती है। यदि तेल का घनत्व 1.26 × 10⁻³ किलोग्राम है तो प्रति मीटर बिंदु का अर्धव्यास ज्ञात कीजिए। अगर मैं आपको बोलूं, सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर मैं बोलूं 11वीं की बात करें कि एक बूंद है, इसका भार कितना है mg Req की, ये बूंद जो है वो नीचे गिर रही है और ये जो इसका चार्ज है, फोर्स है F बराबर में QE, ये ऊपर की ओर है। तो आप क्या बोलोगे कि सर आपस में क्या है, संतुलन की स्थिति में है, संतुलन की स्थिति पर है, तो आप क्या बोलोगे QE बराबर में क्या आएगा, mg आएगा। बात समझ आ रही है? अब क्वेश्चन को हम ढंग से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है जिस पर 12 इलेक्ट्रॉन जितना आवेश स्थिर विद्युत क्षेत्र 2 पर संतुलन अवस्था में स्टैटिक कंडीशन में बना हुआ है, वो बोल रहा है कि घनत्व की वैल्यू हमें दी है, वो दी हुई है 1.26 × 10⁻³ तो अगर मैं आपको मोटी मोटी चीज समझाऊं और पतली पतली चीज समझाऊं तो वो चीज क्या होगी, वो चीज ये होगी कि mg बराबर में QE ठीक है। Q बराबर में क्या था, पहले पढ़ के आए, बात समझे, Q बराबर है नहीं। अच्छा, डेंसिटी मतलब घनत्व बराबर में क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो घनत्व इंटू आयतन बराबर में क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। ठीक है जी, तो यहां लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू GNEE। अच्छा जी, अगर हम आयतन की बात करें, बूंद के लिए बात कर रहे हैं, तो कितना आएगा 4/3 πr³ GNEE। पूछा क्या है, R पूछा है, R को रखो यहां पर, बाकी सारी जनता को उधर भेज दो। 3NEE अपॉन 4πg⍴ कुछ रह रहा है, हाँ जी सर कुछ नहीं रहा। 3NEE 4πg⍴ कुछ रह रहा है सर, 1/3 रह रहा है। वापिस चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, अरे 8 कैसे हो गया, 1 2, अच्छा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी, पूरा है सारा काम। अब क्या करना है, अब तो हमें जिंदगी में सबसे आसान काम करना है। 3 × 12 E की वैल्यू पहली क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, पहली से नहीं पढ़ते आ रहे सर। E की वैल्यू कितनी थी, 2.25 कुछ थी। अच्छा, E की वैल्यू थी 2.55 × 10⁴ काहे मजाक कर रहे हो। 4 की वैल्यू क्या है 4, 3 की वैल्यू क्या है 3, सॉरी पाई की वैल्यू क्या है, G की वैल्यू क्या है 9.8 और रॉ की वैल्यू कितनी गिवन है, घनत्व की वैल्यू गिवन है 1.26 × 10⁻³ भगवान भला करे आपका। अब आपको पता है आपका काम क्या है, आपका काम है कि आपको उसको काटना पीटना है। थोड़ा सा मैं सॉल्व करवा देता हूं ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना आए, 4 × 12, क्यों खराब कर रहे हो, खुद कर लेना ना इसको, सिंपल सी चीज है। 3 × 9, 9 का आधा कर लेना, 1/3 खाल वापस 3 आ जाएगा। 16 25, इसको मल्टीप्लाई करोगे 1/3 करोगे, बड़े आराम से क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। तो काट पीट लेना कैलकुलेटर से, बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है जी, तो समझे बात को। संतुलन की स्थिति का मतलब समझे। संतुलन का मतलब अगर बूंद लटक रही है तो उसका जो भार होगा और उसका जो चार्ज होगा
F बराबर में क्यू ई बराबर में, एक दो क्वेश्चन और करवाएंगे ताकि आपको इससे फैमिलियर हो, जो अच्छे क्वेश्चन आते हैं इस पर। यहाँ पर समझ आते हैं mg बराबर में क्यू ई की बात करी है, mg क्यू बराबर में n ही क्वांटिटी रंग से पढ़ के आए हुए हैं। मास बराबर में द्रव्यमान आयतन होता है, घनत्व इंटू आयतन हो गया, घनत्व इंटू आयतन हो गया, एन हो गया 4/3 एन आर क्यूब के, इसकी वैल्यू निकाली है, आर की वैल्यू ये आ गई 1/3 ये आ गई, और भगवान आपका भला करे वो हमने वैल्यू पुट करी और काम कर दिया जी। क्लियर बात, क्लियर बात। चेंज उतार इरेज कर दें, उतार दीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लेते हो, मेरे को पता है टेक्नोलॉजी का यूज करते हो आप, शाणे बच्चे हो आप बहुत। गणेश शाणे हो थे। लो जी, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जी, करते हैं जी। 15 इंटू 10⁻⁻4 कूलम आवेश पर 4.5 न्यूटन का बल कार्य करता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताइए। अगर आप कहोगे तो आप कर सकते हो ये क्वेश्चन, और आप कहोगे तो मैं करवा दूंगा, पर मेरा मन कर रहा है कि आप ही करो। ठीक है जी, तो इसने क्या दिया है, क्यू की वैल्यू दी हुई है, फॉर्मूला लगाना है E बराबर में F अपॉन, बात समझ आ गई। अगला क्वेश्चन दिया है अल्फा कण 15 इंटू 10⁻4 न्यूटन कूलम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले आवेश की गणना कीजिए। तो बल की बात कर रहा है, F बराबर में क्यू ही लगा देना, बट जो Q है अल्फा के लिए क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इंटू 10⁻⁻19 ये आएगी Q की वैल्यू। बात ध्यान रखना, मतलब अल्फा बराबर में समझ रहे हो ना, अल्फा बराबर में Q बराबर में 2 ही होता है। जो अल्फा का चार्ज होता है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। क्लियर बात। F बराबर में Q ही लगा दोगे आंसर आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम में F अपॉन Q लगा दोगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर बात। अच्छा जी, एक क्वेश्चन तो करना चाहोगे ना, इतने करवा दिए, एक तो कर ही सकते हो, कर लेंगे सर, गुस्सा काहे करते हो, है ना, कर लेंगे, शाबाश कर लो। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं जी। 1.002 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली 6 इलेक्ट्रॉन के आवेशों से युक्त एक तेल की बूंद समरूप विद्युत क्षेत्र में लटकी हुई है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताइए। अगर मैं कहूं ये क्वेश्चन भी आप करोगे तो आप कर लोगे, क्योंकि सेम जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है बताया है वैसे ही होगा ये भी। क्यू ई बराबर में mg लो जी आंसर आ जाएगा। गिवन क्या क्या है, गिवन है हमें द्रव्यमान की वैल्यू गिवन है 0.02 मिली, लो जी 10⁻⁻3, और क्या गिवन है, और हमें गिवन है क्यू का वैल्यू गिवन है, वो कितना गिवन है 6 इलेक्ट्रॉन, क्यू बराबर में n ही कर दो, 6 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन की बात का मतलब हो गया ये वाली बात, जी की वैल्यू रखो ना 9.8, तो ई का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसके बाद तो मल्टीप्लाई कर लोगे आप, शाणे गणे ही हो आप, ठीक है। इरेज कर दूं, लटकी हुई है बूंद संतुलन की स्थिति में, 2 मिनट पहले क्वेश्चन बता के हैं ताकि अगले क्वेश्चन में बता सके, इसलिए बताया है क्वेश्चन। बात समझ आ गई जी, इरेज कर दें, कर दें। अच्छा आगे क्वेश्चन चेक करते हैं जी।
अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। अभी जो फ्लक्स पड़ा है उस पर हम करेंगे क्वेश्चन, आपको बताया था। आप चेक करो जी, आपकी स्क्रीन पर आ गया। एक वर्गाकार फ्रेम जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, एल की वैल्यू कितनी दी है हमें, 10 सेंटीमीटर दी हुई है। आज को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.1 मीटर। 20 न्यूटन पर कूलम, मतलब ई की वैल्यू हमें दी है। समान विद्युत क्षेत्र इस प्रकार रखा जाता है कि अभिलंब का जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो 60 डिग्री पर कोण बनाता है। तो अभी हम फाई बराबर में ई डॉट डी ए कॉस थीटा बात करके आ चुके हैं, या ई ए कॉस थीटा की बात की हुई है। ई की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, ई की वैल्यू गिवन है 20 न्यूटन। ई की वैल्यू 20 न्यूटन। ए की वैल्यू कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर। 0.1 इंटू 0.1, एल इंटू बी आ जाएगा ना, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, एरिया तो वही होता है ना। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, 60 डिग्री। फाई बराबर में क्या आएगा, 20 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी, कॉस 60 की वैल्यू होगी जी 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 0, 30, 45, 60, 1/2 होगी जी। 20 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 1/2, हटाओ हटाओ, 2 लगाओ, 1 हटाओ, 1 हटाओ, 1/10, फाई की वैल्यू 1/10, तो कितना आ जाएगा 0.1, 0.1 क्या आ जाएगा 0.1। क्लियर है, फाई का वैल्यू कितना आ गया 0.1। उतारो जी, फाई का वैल्यू 0.1। एक चीज और, इसका हमने वो नहीं बताया आपको, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। एफ बराबर में क्या होता है, क्यू ई होता है। एफ अपॉन क्यू क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। एफ का मतलब क्या हो गया, बल हो गया। बल का मतलब क्या हो गया, न्यूटन हो गया। क्यू का मतलब क्या हुआ, कूलम हो गया। मीटर स्क्वायर किसका आ गया, एरिया का आ गया। बात समझ आ रही है, बिल्कुल समझ आ रही है। उतारो तो आ रही है तो। अच्छा जी, इरेज करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है जी, लास्ट क्वेश्चन है जी, इसी पे ही करेंगे। और अच्छा क्वेश्चन है, पॉज करके खुद करना, नहीं होगा तो मैं करूंगा। क्वेश्चन दिख रहा होगा, 100i प्लस 300j वोल्ट मीटर के समरूप विद्युत क्षेत्र में 3 × 10⁻³ मीटर क्षेत्र लगाया जाता है, उस पर निगत। ठीक है, ठीक है जी, जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ लिया जी। क्या मतलब है, आज मेरी एक चीज पढ़ दी, ये cos थीटा। डॉट प्रोडक्ट तो पढ़ के आए हो, i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k। अच्छा जी, i के अलावा j होता है तो 0 रहता है। फाई e की वैल्यू कितनी गिवन है, 100i कैप 300j कैप, 100i कैप 300j कैप। अच्छा, थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है जी, थीटा का वैल्यू हमें गिवन ही नहीं है। गिवन नहीं है तो इसमें कॉस डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, सीधा बोल देंगे ई डॉट डी ए। और डी ए की वैल्यू कितनी गिवन है जी, डी ए की वैल्यू गिवन है, जे में गिवन है, वो गिवन है हमें 3 × 10⁻³ जे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो, जी आई इंटू जे 0 हो जाएगा, 3 3 9, 100 × 10⁻³ तो कितना आ जाएगा जी, ये 5 = 0.9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। सही किया है, गलत किया है, चेक करो जी। वैल्यूज तो यही है ना, ठीक है जी।
इसके अलावा तो कुछ नहीं गिवन हुआ। निर्गत विद्युत फ्लक्स का वैल्यू को बताइए। नहीं बता रहे जी, हम तो इतना ही बताएंगे जी। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा जी, क्लियर। इरेज कर दें, ठीक है। इतने क्वेश्चन तो खुद भी कर सकते हो आप, वर्ड पर मीटर भी लिख सकते हो जी। चलो कोई बात नहीं। ये थे जी आज के हमारे न्यूमेरिकल, छोटे छोटे अच्छे अच्छे बोर्ड्स और नीट के लिए और जेई के लिए। एक बात हमेशा याद रखना जी, जिंदगी में फिजिक्स जब पढ़ रहे हो, एक अच्छा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो फिजिक्स, उसके अगर आपको न्यूमेरिकल अप्रोच आती है तो आपको वो सब कुछ आता है। अगर आपकी न्यूमेरिकल अप्रोच जीरो है तो आपकी फिजिक्स जीरो है। ये कोई हिंदी नहीं है कि आप हिंदी की तरह याद कर लोगे। आपको चीज़ों के एक्सप्लेनेशन, चीज़ों की कहानियाँ, चीज़ों के फैक्ट्स, चीज़ों के बेस अगर आपको पता है तो ही आप कर सकते हो, नहीं तो अदरवाइज नहीं कर सकते। अभी नंबर ले लोगे, ग्रेजुएशन में क्या करोगे, ग्रेजुएशन में भी ले लोगे, मास्टर्स में भी ले लोगे, आगे क्या करोगे। मेडिकल में जाना है, आईआईटी जेईई में जाना है, इंजीनियरिंग में अगर एंटर करना है तो उसके लिए कॉन्सेप्ट ज़रूरी है जो हम करवा रहे हैं, तो आपको सीखने चाहिए। ज़रूरी नहीं है नाम बड़ा होने से चीज़ें बड़ी मिलती हैं। चीज़ें कई बार अच्छी जगह पे मिल जाती हैं, जो चीज़ें आजकल फेमस हो रही हैं। बाबा का ढाबा कितना फेमस हो रहा है। तो चीज़ें मिलती हैं, आपको ढूंढने की आवश्यकता होनी चाहिए। आपको ढूंढोगे तो मिलेंगी, तो आप ढूंढो, चीज़ें अच्छी मिल रही हैं तो उसको इकट्ठा करो। हम अगर बीमार होके भी आपको क्लास दे रहे हैं तो आप हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखते हो, उतनी इम्पोर्टेंस हमें भी मिलनी चाहिए। और वो इम्पोर्टेंस आप अगर इन चीज़ों को देखोगे और शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चैनल को जो बच्चे इन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। रेगुलर वीडियोस आपको इसीलिए मिलती हैं, थोड़ा सा फीवर के कारण रेगुलर वीडियो कल मिस हो गई थी, आज थोड़ा लेट हो गया। तो होपफुली आगे अगर तबीयत बिल्कुल सही रही तो आपको रेगुलर वीडियो ही मिलेंगी। किसी भी प्रकार कोई भी दुविधा नहीं हम देंगे आपको, क्योंकि आपको प्रॉब्लम आई तो सबसे पहले प्रॉब्लम हमें आएगी वो, क्योंकि आप हमारी एक फैमिली का हिस्से की तरह हो और रहोगे, उम्मीद है ये, और एक विश्वास भी है। और इस विश्वास के साथ मैं आपको बोलूँगा कि जो बच्चे ये देखते हैं चैनल्स को, जो बच्चे शेयर करते हैं, उनका दिल से थैंक यू है। और जो बच्चे देखकर शेयर नहीं करते तो प्लीज़ शेयर करें करें। जिस बच्चों को नीड है इस कोरोना डिजीज़ के अंदर, जो इतना फैला हुआ है, उसमें बच्चों को नीड है, उन बच्चों को मिलना चाहिए। जिन बच्चों को नहीं मिल पा रहा उनको मिलना चाहिए। हम जितनी कोशिश हो सकते हैं उतना करते हैं, हम प्रोवाइड करवाते हैं। इंग्लिश वालों को भी प्रोवाइड करवाया, हिंदी वालों को करवा रहे हैं, 11th का भी स्टार्ट करेंगे थोड़े दिनों में। कुछ छोटे टॉपिक्स हम स्टार्ट करने का सोच रहे हैं जेईई नीट के लिए, 11th 12th बच्चों के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, जो बच्चों को समझ ही नहीं आते। ग्राफ्स हो गए, कुछ थ्योरी के वैल्यूमीटर हो गए, साइक्लोट्रॉन, जो अभी कई बच्चे जो चीज़ें हट चुकी हैं वो भी चीज़ें हम सिखाएंगे। हटने का मतलब ये नहीं है कि अभी ज़िंदगी से हट चुकी हैं, फिजिक्स में तो है ना वो, अभी नहीं तो अगले में कहीं और आ जाएगी, तो पढ़नी तो पड़ेंगी, तो करवाएंगे उनको। हाँ ये जरूर है कि बोला करेंगे कि आपके सिलेबस में नहीं है तो आप मत पढ़ो, जिनके सिलेबस में है वो तो पढ़ेंगे कम से कम। तो सभी को लेके चलना है, सभी को बराबर लेके चलेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप हमें भी बराबर मानते हुए इस चैनल को शेयर करेंगे, और आपका प्यार जैसा मिलता आ रहा है वैसा मिलता रहेगा। तो अभी इन्हीं शब्दों के साथ लेक्चर को समाप्त करेंगे, और बच्चों को यही बोलता हूँ, सभी स्टूडेंट से यही बोलता हूँ कि चैनल को प्रॉपर देखें, वीडियोस को प्रॉपर देखें, रेगुलर देखें, और अपने जितने भी भाई बंधु हैं उनको बोलें कि रीजनिंग की क्लास भी डालते हैं, वो भी देखें जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।